गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं सोशियोलॉजी में आज सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया टॉपिक। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग डिटेल में बात करेंगे संस्कृतिकरण को, पश्चिमीकरण को, प्रभु जाति को और लौकिकीकरण को, यानी कि संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट, मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन। ये जो कंसेप्ट हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक तरीके से मॉडर्न सोशियोलॉजी के कंसेप्ट आप इनको समझ सकते हैं। हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें कि हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस के लिए। तो आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर जुड़ जाइए। हमारे वीडियोज़ के साथ सबसे अच्छा तरीका है कि आप पुराने साल के पेपरों को मिलाइए। किसी भी टीचर के साथ जब आप लोग पढ़ें तो पुराने साल के पेपरों के साथ उसको मैच जरूर करें कि आप ये देख लें, ये सुनिश्चित कर लें कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो ठीक तरीके से पढ़ा रहा है या नहीं, जो पढ़ा रहा है वो हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है या नहीं। लाल पीले वीडियोस देखकर आप खुश ना हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको जो है यूट्यूबर्स के जाल में नहीं फंसना है। आपको वो काम करना है जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ऐसे टीचर के साथ जुड़ना है जिससे आप सफल हो सकें, जो आपको सफल कराने में एक सहयोगी भूमिका निभा सके। आपको भी गंभीर मेहनत करनी है और आपका जो अध्यापक है, टीचर है, मेंटोर है, वो भी आपके साथ जो है ठीक तरीके से लगा रहे, अच्छी से मेहनत करे और वो भी कम्पिटिटिव हो। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन पहला टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, इसका मायने क्या है? देखिए, एम.एन. श्रीनिवास ने कंसेप्ट दिया है और आपके एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि ये कंसेप्ट किसने दिया है। एम.एन. श्रीनिवास ने दिया, इसी से आगे बढ़ जाते हैं। पहला तो एक प्रश्न आपका यहाँ से ही सही हो गया। अब ये संस्कृतिकरण है क्या? संस्कृतिकरण बेसिकली एक प्रक्रिया है, एक कह सकते हैं आप टू वे प्रोसेस है। ये भी पूछा जाता है वन वे या टू वे प्रोसेस है। कैसे? जैसे मान लो कि एक व्यक्ति जिसकी सामाजिक स्थिति यानी उसकी जाति यानी उसका वर्ण निम्न है, यानी कि वो मान लो शूद्र है, और वो एक व्यवसाय में लगा हुआ है जिस व्यवसाय में उसने काफ़ी आर्थिक उन्नति सुनिश्चित कर ली है। अब ये चाहता है कि वो उच्च जातियों के जैसे, उच्च वर्णों के जैसे अपना जीवन व्यतीत करे। उसको अपनी जाति में मतलब अच्छा नहीं लगता, तो क्या करेगा कि उच्च जातियों के जैसे आचार व्यवहार, रहन सहन, विवाह की संस्कृति, खान पान की संस्कृति, शिक्षा की संस्कृति को फॉलो करता चला जाए, और ऐसे उच्च वर्ण जिसमें वो जुड़ना चाहता है जाति के लोगों से संपर्क में रहे, और मान लो कि धीरे धीरे वो जातियां उनको अपना ले, तो ऐसी जातियों को कहा जाता है कि संस्कृताइजेशन द्वारा उच्च जातियां बनी हैं। अब इसके बीच में ये टू वे प्रोसेस कैसे है? टू वे प्रोसेस इस तरीके से है कि जैसे मान लो कि मैंने नहीं अपनाया या मेरी जाति ने निम्न जाति के व्यक्ति को जो ऐसी कोशिशें कर रहे थे नहीं अपनाया, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी उसका क्या परिणाम है वो भी बताएंगे। लेकिन सामान्यतः अगर मैं अपना लेती हैं मेरी जातियाँ निम्न जाति के लोगों को, तो वो एक जो है हमारे जाति में एसिमिलेट हो जाएंगे। तो इसी को कहा गया टू वे प्रोसेस, यानी कि एक व्यक्ति कोशिश करे और एक व्यक्ति उसे अपनाए। एक बात, एक स्थिति और देखी गई कि जब जातियों को नहीं अपनाया गया और उन्होंने अपनी जाति से बेहतर मुकाम हासिल कर लिया है जिस जाति में वो वर्तमान में थी, और लगातार उनकी पीढ़ियां लगातार ऐसी कोशिश कर रही हैं, तो कुछ और जातियां बन गई, यानी कि मूल जाति से पृथक जातियां बन गई जिन्हें जाति की उपजाति कहा जाता है। तो इसलिए ये भी एक जो है गंभीर जो है परिणाम आया। जब एम.एन. श्रीनिवास ने अध्ययन किया तो उन्होंने 1950-60 के दशक में देखा कि 2350 जातियां हैं जिनकी 4750 उपजातियां हैं, और वर्तमान में देखा जा रहा है कि 7000 से ज़्यादा जातियां हो चुकी हैं। तो उसका कारण क्या है? यही उपजातियों का विकसित होना, बने रहना। अब हम लोग देखते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी किस किताब में बताया, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक में संस्कृतिकरण कंसेप्ट को बताया है। ये आपको एकदम रटा रहना चाहिए। वो क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण को एक प्रक्रिया मानते हैं, जैसे मैंने बताया ना, 2 से 3 पीढ़ियों तक ऐसे अलग करते रहना, जिनके द्वारा निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा समूह किसी उच्च जाति के
रीति रिवाज को अपनाते हैं। क्लियर हो गया जो मैंने समझाया। एक अब इसे एम.एन. श्रीनिवास, इनका भी पूछा जा चुका है। इन्हें योगेन सिंह क्या कहते हैं? योगेन सिंह, इन्हें अग्रिम समाजीकरण कहते हैं, एडवांस सोशलाइजेशन कहते हैं, यानी कि पहले से ही उस जाति के जैसे बनने की कोशिश करना, उस जाति के सभी प्रकार के आचार विचार, जीवन शैली, हाव भाव, शिक्षा, संस्कृति इत्यादि को सीख लेना। आगे वो कहते हैं यह विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक तरीके से जो अपर कास्ट है या अपर क्लास है उसके जैसे उसकी विचारधारा, उसकी सोच, उसकी जीवन शैली को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से संस्कृतिकरण आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें। अब आगे बढ़ते हैं पश्चिमीकरण पर। वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण का जो कंसेप्ट है ये भी एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। एक प्रश्न यहीं से क्लियर हो जाता है। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं 150 वर्षों का, यानी कि जो अंग्रेजों का पूरा भारत में जो आगमन था उसके संदर्भ में देखते हैं। वो कहते हैं 150 वर्षों के दौरान जो भारत का इतिहास रहा है एक तरीके से पश्चिमीकरण का इतिहास रहा है। इस तरीके से अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। O.M. लिंच क्या कहते हैं? ये पूछा जा चुका है O.M. लिंच के शब्दों में भी। लिंच कहते हैं पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक यानी पश्चिमी वेस्टर्न ड्रेस, खान पान, फूड कल्चर के तरीके, शिक्षा विधियां, खेल कूद शामिल हैं। एकदम ईजी है, यानी कि पश्चिमीकरण में हमें पश्चिमी पोशाक यानी पश्चिमी पहनावा, पश्चिमी खान पान संस्कृति, जैसे पिज्जा मैकडोनलाइजेशन आजकल हो रहा है तो इसी को लोग खाकर आजकल खूब फोटो वीडियो लगाते हैं, वही तो है। और उसके बाद जो है खेल कूद की संस्कृति, पहले लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, अब गोल्फ खेलने की कोशिश करते हैं, है ना। और शिक्षा विधियां, अब लोग अंग्रेजी ज़्यादा, जो व्यक्ति इंग्लिश बोलता हो समझ लो वही मॉडर्न है, हिंदी बोलता हो तो समझ लो बेवकूफ़ है। इस तरीके की सोच डेवलप हो चुकी है। तो ये बात कही जा रही है, एकदम क्लियर होगी। अब बात करते हैं योगेन सिंह के शब्दों में। योगेन सिंह क्या कहते हैं? योगेन सिंह कहते हैं, योगेन सिंह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है इंडियन सोशियोलॉजी में। वो कहते हैं कि मानवतावाद जो आधुनिकता है इसने मानवतावाद, बुद्धिवाद पर जोर, पश्चिमी मतलब जो मानवतावाद है और बुद्धिवाद पर जो जोर है वो पश्चिमीकरण का अंग है, जिसमें संस्थागत एवं सामाजिक साधनों को अपनाया जाता है। ये जो मानवतावाद और जो बुद्धिवाद है ये क्या है? देखिए, जब प्रथम औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके साथ ही लोकतंत्र, आधुनिकीकरण, ये सब कंसेप्ट सामने आने लगे। लोकतंत्र, आधुनिकीकरण इत्यादि कंसेप्ट सामने आए। इनके अंतर्गत में मानवतावाद, पर्यावरण के मुद्दे, लोकतंत्र के मुद्दे, दलित चेतना इत्यादि इत्यादि मुद्दे समझ जो है प्रस्तुत हुए। अब इनका परिणाम क्या रहा? इनका परिणाम ये रहा कि लोग कहीं ज़्यादा करुणामय, दयाशील, सामाजिक न्याय की अवधारणा को मानने वाले के रूप में विकसित हुए, डेवलप हुए, एक तरीके से निखरे। तो उसी को ये बताते हैं कि और चीज़ों को रूढ़िवाद के नज़रिए से नहीं बल्कि तार्किक सोच, वैज्ञानिक सोच के नज़रिए से देखा जाने लगा। तो उसी को कहते हैं, ये संस्थागत और सामाजिक सुधारों के लिए भी था, यानी इंस्टीट्यूशनलाइज चेंज भी था और सोशल चेंज के संदर्भ में भी इसे देखा गया। अब इसी विशेषताएं एम.एन. श्रीनिवास क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि जो आधुनिकीकरण, जो पश्चिमीकरण है वो नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है, ये किसी की तरफ पक्षपाती बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं ये जटिल और बहुस्तरीय है। ये कहते हैं ये सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये जटिल है, बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें और इसके तरीके मल्टी लेयर्स हैं इसमें। बिल्कुल ठीक कहा है। फिर वो कहते हैं ये चेतन और अचेतन प्रक्रिया है। हम लोग इसे चेतन यानी कि सोच समझकर और अचेतन यानी बिना सोचे समझे अप्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से भी स्वीकार करते हैं। ये एक वैज्ञानिक अवधारणा भी है। क्लियर हो गया आपका? अब हम लोग बात करते हैं प्रभु जाति के संदर्भ में। प्रभु जाति यानी डोमिनेंट कास्ट के संदर्भ में। प्रभु जाति का कंसेप्ट किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया। प्रभु जाति का कंसेप्ट किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया। यह भी एक प्रश्न है जो आप देखेंगे पिछले सालों में पूछा गया है। अब प्रभु जाति से पहले एक्चुअली एम.एन. श्रीनिवास ने इसे कहा था ब्राह्मणीकरण, ब्राह्मणाइजेशन। लेकिन जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने इसका नाम बदला और इसे जो है डोमिनेंट कास्ट यानी प्रभु जाति कहना ठीक समझा। अब प्रभु जाति कहने का आशय यह है
थोड़ा सा शायद मिस्टेक हुई है, ये प्रभु जाति का में लागू नहीं होता, संस्कृतिकरण में लागू होता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रभु जाति का कंसेप्ट है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर तीन बातें अहम हैं, तीन बातें अहम हैं, संख्यात्मक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि। यानी कि तीन आधारों पर यदि कोई व्यक्ति आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि, शैक्षणिक दृष्टि और संख्यात्मक दृष्टि से उच्च स्थान या बेहतर स्थान पर है तो उसे प्रभु जाति माना जाता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में, किसी संप्रदाय, किसी जो है भौगोलिक क्षेत्र विशेष में, किसी अन्य संदर्भों में इन आधारों पर यदि किसी जाति का दबदबा है तो उसे डोमिनेंट कास्ट यानी प्रभु जाति कहा जाएगा। जैसे आमतौर पर क्षत्रिय, ब्राह्मण, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग क्षेत्रों में इनका जब दबदबा होता है, वो क्षेत्र का संचालन करते हैं, आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से ताकतवर होते हैं, अच्छा खासा पढ़े लिखे होते हैं और संख्यात्मक दृष्टि से भी वो प्रभावी होते हैं, तो उनको डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। क्लियर? ये तीन आयाम बस याद रखिएगा। एक तो सीधा प्रश्न पूछता है किसने दिया, ये क्लियर हो जाएगा आपका। फिर संख्यात्मक दृष्टि से, आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से विशेष कभी कभी पूछ लेता कि कौन कौन से तत्व इसमें शामिल हैं, तो ये तीन चीजें शामिल हैं, इसके अलावा और कोई चीज शामिल नहीं है। क्लियर? आगे बात करते हैं आधुनिकीकरण का कंसेप्ट है, ये भी श्रीनिवास का दिया हुआ है सोशियोलॉजी में। आधुनिकीकरण के अंतर्गत वो आधुनिक सोच, खान पान की संस्कृति, जीवन शैली इत्यादि इत्यादि को शामिल करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। अब इसके क्षेत्र वो कुछ बताते हैं एम.एन. श्रीनिवास कि आधुनिकीकरण के कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला वो बताते हैं मॉडर्नाइजेशन एक तरीके से फिजिकल भौतिक संस्कृति है। यानी जैसे हम जीन्स पहने, यूएस पोलो की टी शर्ट पहने, ठीक है, फॉसिल या चश्मा लगाएं और जो है घड़ी पहने और जो है और आधुनिक चीज़ों को जो है ग्रहण करें, ऑडी से चलें, तो क्या लोग कह देंगे भौतिक संस्कृति को उसने ग्रहण किया, वो एक तरीके से बहुत ही मॉडर्न है, इस तरीके की चीज़ें कहते हैं। सामाजिक संस्थाएं इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक संस्थाएं क्या हैं? परिवार, विवाह, नातेदारी, उनको स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना होगा ना। अगर वो स्वीकार नहीं करती तो एक तरीके से एक जगरनाट की स्थिति बन जाएगी। फिर ज्ञान, मूल्य और मनोवृत्तियाँ, ये तीन चीज़ों को भी जो है टेंडेंसी, वैल्यूज़ और नॉलेज, इन तीनों को आपस में कोऑर्डिनेट करना होगा। यानी कि मान लो कोई एक दंपति हैं, उनका बेटा मान लो पश्चिमी समाज में पढ़ने जाता है और वहाँ से वो बहुत ही भारतीय संस्कृति से इतर थोड़ा सा मॉडर्न होकर आ जाता है और वेस्टर्न शादी करना चाहता है, वो ये सब करता है, तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हमारी सामाजिक संस्थाओं से मान्यता दें कि नहीं दें। हमारी ज्ञान जो शैली है, जो हमारी परंपरागत ज्ञान है, वो उसे महत्व देता कि नहीं देता, हमारे मूल्य उसे तवज्जो देते कि नहीं देते, एक्सेप्ट करते कि नहीं करते, हमारी मनोवृत्ति जो है क्या उसमें बदलाव आया है कि नहीं आया है, बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आधुनिकीकरण होने के लिए। आगे बात करते हैं लर्नर क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इन्होंने कहा है कि बढ़ता हुआ नगरीकरण, जो नगरीकरण बढ़ रहा है वो भी आधुनिकीकरण के लिए जिम्मेदार है। दूर दराज के क्षेत्र के सभी लोग अब नगरीकरण में शामिल हो रहे हैं, अपने आप को आधुनिक जीवन शैली से जोड़ना चाहते हैं। बढ़ती साक्षरता से क्या होता है? तार्किक सोच बनती है, यह भी आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है। मनुष्य की क्षमता में भी वृद्धि हो रही है, चाहे कोई किसी भी स्तर पर काम कर रहा हो, वो भी अब ज़्यादा रेशनल होने की कोशिश कर रहा है, तो उसे क्षमता में वृद्धि हो रही है। और राजनीतिक जो जीवन है उसमें भी व्यक्ति अब ज़्यादा तटस्थ हो रहा है। पहले जैसे कह दिया जाता था उनको वोट दे दो, जैसे कह दिया जाता था लोग वैसे ढल जाते थे, अब ऐसा नहीं है। लोग अपनी सोच, अपनी राजनीतिक कल्चर की समझ का फायदा उठाकर ही वोट देते हैं। आगे बात करते हैं योगेंद्र सिंह के शब्दों में। योगेंद्र सिंह क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण एक सांस्कृतिक प्रत्यय है जिसमें तार्किक अभिवृत्ति एवं सार्वभौमिक दृष्टिकोण, मानवता, वैज्ञानिक प्रगति, परानुभूति पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द की व्याख्या कर दूंगा जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। अब पहली बात इसमें क्या है? वो कहते हैं सांस्कृतिक प्रत्यय है। मॉडर्नाइजेशन एक कल्चरल जो है एसेट से प्रत्यय, सांस्कृतिक प्रत्यय कैसे भाई? इस तरीके से कि हमें आधुनिकीकरण को अपनाना है। तो आधुनिकीकरण हम अपने किस में अपनाएंगे?
हम अपनाएंगे इसे विवाह की प्रणाली में, अपने सामाजिक मूल्यों की, प्रथाओं की, परंपराओं की प्रणाली में, परिवार की पद्धति में इसे हम स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे, है ना। एक रसोई में लोग खाना खाते थे, पिज्ज़ा खा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में जी रहे हैं। ये क्या है? मॉडर्नाइजेशन का एग्जाम्पल है भौतिक तौर पर। तो उसे लोग अपनाएं भी। वो कहते हैं जिसमें तार्किक अभिवृत्ति होती है, एक रेशनल एटीट्यूड डेवलप हो, सार्वभौमिक दृष्टिकोण विकसित होना बहुत जरूरी है, मानवता का जो है विकास होना बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक प्रगति का जो है होना जरूरी है, परानुभूति हो यानी दूसरों की समस्याओं को समझने की क्षमता हो, उसको जैसे करुणा, ये सब इसमें पाई जाए तो कहा जाएगा कि आधुनिकीकरण हुआ है। अब बात करते हैं आइजनस्टैड। आइजनस्टैड ने कुछ क्षेत्र बताए थे जो आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक हैं। वो पहले कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण होना जरूरी है, राजनीतिक क्षेत्र में, संरचनात्मक क्षेत्र में और पारिस्थितिकी क्षेत्र में। 4 हैं, याद रखिएगा, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, संरचनात्मक क्षेत्र और पारिस्थितिकी क्षेत्र। अब बात करेंगे मित्रों एस.सी. दुबे के शब्दों में। एस.सी. दुबे के शब्दों में एस.सी. दुबे क्या क्या चीजों को आवश्यक मानते हैं? वो कहते हैं परिवार, जाति, लोकैलिटी यानी स्थानिकता और धर्म के संदर्भ में आधुनिकीकरण का उल्लेख किया है। परिवार, जाति, आधुनिक स्थानीयता और धर्म के संदर्भ में उल्लेख किया है। योगेश अटल कैसे देखते हैं? योगेश अटल कहते हैं भारत में जो परंपरा है और आधुनिकता है वो साथ साथ चल रहे हैं। एकदम सही प्रासंगिक बात कही गई है। ना तो पूरी तरीके से हमारे यहाँ आधुनिकता है, ना ही पूरे तरीके से जो है परंपराएं हैं। आज भी लोग लाएंगे ऑडी गाड़ी, मंदिर के सामने खड़ी करके स्वास्तिक निशान बनवा कर ही घर लौटते हैं। ये हमारी परंपरा है। और आधुनिकता यह है कि वो ऑलरेडी एप्पल का फ़ोन और ऑडी गाड़ी लेकर चल रहे हैं। दोनों के बीच में एक तरीके से कंटिन्यूटी एंड चेंज की प्रक्रिया है। दोनों को अभी स्वीकार नहीं किया गया है। दोनों की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है लौकिकीकरण का कंसेप्ट, सेकुलराइजेशन का कंसेप्ट। ये है क्या, इसको समझ लीजिए। लौकिकीकरण का ये आशय ये है कि एक जाति का व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, वो अपने धर्म के प्रति आदर रखे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी वो दुराव न रखे। यानी अन्य धर्मों के प्रति भी यदि उसमें करुणा ना हो तो उसमें जो है उसके प्रति वैमनस्य भी नहीं हो। डेट इज कॉल्ड सेकुलराइजेशन। जैसे राज्य की जो अवधारणा है उसमें क्या कहा जा रहा है? राज्य क्या कहता है हमारे संविधान में कि भारत के जो राज्य हैं वो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होंगे। वो किसी भी धर्म विशेष को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन सभी धर्मों के वृद्धिकरण में वो सहयोग प्रदान करेंगे। तो लौकिकीकरण में है क्या? तार्किक सोच है, तार्किक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। एम.एन. श्रीनिवास ने क्या कहा है सेकुलराइजेशन के बारे में? वो कहते हैं कि पहले जो धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जाता। उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया निहित है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी पक्ष एक दूसरे के प्रति ज़्यादा सावधान रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। और राधा कृष्णन ने क्या कहा है? लौकिकीकरण जो है धार्मिक निरपेक्षता एवं धार्मिक सह अस्तित्ववाद है। यानी कि इसमें धार्मिक निरपेक्षता का भी गुण है और धार्मिक सह अस्तित्ववाद का भी गुण है। यानी कि सभी धर्म के लोग समान रूप से साथ साथ रहें, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का आदर किया जाए और राज्य की कोशिश करे कि किसी धर्म के प्रति वो झुकाव न रखे। विल्बर्ट मूर इसे कैसे बताता है? विल्बर्ट मूर बताते हैं कि मानवीय कार्यों हैं उसमें धर्म की भूमिका के संबंध में तार्किक भाव द्वारा स्थान ग्रहण करना। यानी कि जो मानवीय कार्य हैं उसमें धर्म की भूमिका के संबंध में तार्किक भाव द्वारा स्थान ग्रहण करना। यानी कि धर्म के स्थान पर, एक तरीके से तात्विकता के स्थान पर, मानवीय संदर्भ में तार्किक सोच को विकसित करना लौकिकीकरण या सेकुलराइजेशन के संदर्भ में देखा जा सकता है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहला है बुद्धिवाद का महत्व है, यानी कि तार्किक सोच को महत्व इसमें दिया जाता है। फिर क्या है? धार्मिक ह्रास होता है, यानी कि आप जो धार्मिक जकड़ने हैं, धार्मिक रूढ़िवाद है, उससे आप बाहर निकलते हैं। अगला क्या है? विभेदीकरण, डिफरेंटेशन।
हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के लोगों के लिए, जनजातियों के लिए अलग अलग प्रकार की जो जीवन शैली, अलग प्रकार की उनकी मान्यताएं हैं, उनकी वो एक सच्चाई है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, उसको महत्व दिया जाना चाहिए। और तटस्थ अवधारणा है। सेकुलराइजेशन में किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग के लोगों के लिए विशेष तवज्जो नहीं है, बल्कि यह कि न्यूट्रल कंसेप्ट है, जहां पर सबको तार्किक नजरिए से सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स, हमने अपने लेक्चर को कंप्लीट तैयार किया है, समझाने की पूरी कोशिश की है। आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आप लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।